नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज समूचा देश कारगिल दिवस पर शौर्य विजय दिवस के रूप में मना रहा है। शहीद जवानों को सादर श्रद्धा के साथ नमन और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात की जा रही है। कारगिल युद्ध पाकिस्तान ने थोपा था भारत पर, और पाकिस्तान कैसे कैसे हरकतें करता है उसका ये एक ज्वलंत उदाहरण था। मई 1999 में युद्ध शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को हमने विजय हासिल की। एक गुपचुप तरीके से कारगिल पर हमला किया गया था। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में शहीद जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हम शहीद जवानों के परिवारों के साथ हैं, उनके हर सुख और दुख में उनके साथ हैं। और उन्होंने ये भी कहा, याद दिलाया कि किस तरीके से पाकिस्तान हरकतें करता। जगह जगह कारगिल दिवस पर शौर्य विजय पताका फैलाई जा रही है और हम अपने जवानों को स्मरण कर रहे हैं, उनके शौर्य को, उनके साहस को, उनकी कर्तव्यपरायणता को। और हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हम में अपने देश के प्रति जज्बा बना रहे। इसीलिए तो अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 13 तारीख से 15 तारीख तक घर घर तिरंगा फहराया जाएगा, जिससे हमारी देशभक्ति के प्रति एक अटूट निष्ठा का परिचय होगा। आज की दूसरी खबर यह है कि लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा माने गृह राज्य मंत्री अजय मिस्टानी के पुत्र की हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। ये बहुत बड़ा झटका है और अब आशीष मिश्रा को जेल में ही रहने पड़ेगा। अब ये चर्चा में ज्यादा क्यों है? आपको मालूम है कि आशीष मिश्रा को सेशन जज ने बाकायदे जमानत दे दी थी और वो रिहा भी हो गए थे। इसके खिलाफ एक अपील की गई। अपील में कहा गया कि वादियों की, पीड़ितों की बातों को सुनाने या उन्हें इग्नोर कर दिया गया। अपील हाई कोर्ट में थी। हाई कोर्ट में इसकी विवेचना हुई और हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अदालत को जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा करनी थी नहीं की गई और उन्होंने जो जमानत दी गई थी उसे खारिज कर दिया और कहा कि नहीं नहीं, आप एक बार फिर सेशन में जा सकते हैं और वहां से आवेदन कर सकते हैं। वही हुआ। सेशन में आशीष मिश्रा फिर गए, लेकिन इस बार जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तो आज लखनऊ बेंच ने भी जमानत की अर्जी खारिज कर दी। ये एक बड़ी झटका देने वाली घटना है, खास तौर से गृह राज्य मंत्री के लिए। और आपको मालूम है कि लखीमपुर कांड में क्या हुआ था
किस तरीके से किसानों को रौंद दिया गया था, 4 मौतें हो गई थी। और उस समय जबकि किसान आंदोलन चल रहा था। तो इस पर भी सवाल तो बहुत है। और गृह राज्य मंत्री जो टैनी है वो भी पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व बताए जाते हैं, लेकिन अभी उन तक आंच नहीं पहुंची है। देखना आगे क्या होगा। एक और बड़ी खबर, पता नहीं अब इस समय क्या हो गया, हमारे जवानों को, हमारे कर्मचारियों को अब ट्रक रौंदते चले जाते हैं। उन्हें रोकिए भर रौंद करके चले जाते हैं। सुल्तानपुर में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। गोसाईगंज में रात को गश्त की जा रही थी। एआरटीओ के सिपाही थे, ड्राइवर थे, और वहां पर बाकायदे चेकिंग चल रही थी कि ये ट्रकें जो आ रही हैं इनमें कोई अवैध सामान तो नहीं है, क्योंकि सामान्यतः रात के समय पर ये सब अपराध होते हैं। तो एआरटीओ का सिपाही और ड्राइवर दोनों चेकिंग में खड़े थे। जैसे ही बस आई तो बस को उन्होंने रोकने का प्रयास किया और इस बात पर बल दिया कि रुकिए, लेकिन ट्रक ने अपनी रफ्तार और तेज बढ़ा दी और दोनों को रौंद दिया। मौके पर ही मौत हो गई। कुछ दिनों पहले हरियाणा में डीएसपी को खनन माफिया के ट्रक ने रौंदा था। गुजरात में भी ऐसी घटना हुई थी। झारखंड के रांची में भी महिला दरोगा को रौंद दिया गया था। और इसमें सब माफिया का खेल है, खूंखार अपराधियों का खेल है, दबंगई का खेल है। और ये अधिकांश वे लोग हैं जिन्हें राजनीति का संरक्षण मिलता है। आपको एक खबर और बता दें, बड़ी सतर्कता की जरूरत है। हमीरपुर के मौधा में एक शादी हो रही थी। अब सामान्यतः आप जानते हैं कि शादी धूम धड़ाके से होती है और उसमें वर जी जो थे, दूल्हा जी, वो घोड़े पर विराजमान थे और सारे लोग झूम झूम करके नाच भी रहे थे। और जैसे ही डीजे बजा और डीजे बजते ही घोड़ा बिदक गया। फिर क्या हुआ? ऐसा बिदका कि 6 बारातियों को रौंद दिया, जिनकी हालत खराब है और अस्पताल में भर्ती है। अब जो ये ऐसी घटनाएं हैं, ये हमें इस बात का संदेश देती हैं कि हम कैसे सतर्क रहें, और अगर हम सतर्क नहीं रहते हैं तो ये स्थितियां बिगड़ती हैं। आज योगी सरकार की कैबिनेट के 2 फैसले महत्वपूर्ण हैं। एक तो फैसला ये आ गया, परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ था, कि अब एनसीआर में कोई भी गाड़ी जाएगी, कोई भी वाहन जाएगा, उसे अतिरिक्त टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 4 राज्यों ने मिलकर के एक समझौता कर लिया है। सामान्यता होता ये था कि जब एनसीआर में उत्तर प्रदेश की गाड़ी जाती थी तो अतिरिक्त टैक्स लगता था। अब आप बस से जाएं, कार से जाएं, एम्बुलेंस से जाएं,
किसी भी तरीके से जाएं एनसीआर में, लेकिन अब आपको अतिरिक्त टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आज योगी सरकार का ये बड़ा फैसला आया। दूसरा फैसला ललितपुर का है। ललितपुर की जेल के विस्तार का निर्णय लिया गया है। उनके कैदियों की क्षमता को बढ़ाया। हालांकि 10 जेलें और बनाई जाएंगी। कई और महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं योगी सरकार, क्योंकि योगी सरकार जो भी कर रही है 2024 के हिसाब से कर रही है। अब 2024 के हिसाब से जब हो रहा है तो 29 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक, माने 29 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक चित्रकूट में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है, प्रशिक्षण शिविर हो रहा है। और इस शिविर में सब कैबिनेट मंत्री जाएंगे, जिलों के क्षेत्रीय प्रभारी जाएंगे, और साथ में जो केंद्रीय मंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं वो भी जाएंगे। और इसमें होगा क्या? बस 2024 की रणनीति बनेगी, उसका एक खाका खींचा जाएगा। और संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने सभी को पत्र जारी कर दिया है और कहा है कि 28 तारीख की रात तक चित्रकूट पहुंच जाइए और पूरे मनोयोग के साथ, पूरी तैयारी के साथ प्रशिक्षण वर्ग में भाग लीजिए। चित्रकूट का ये महाप्रशिक्षण निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। तो बीजेपी 2024 की तैयारियों में कैसे लगी है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर क्या है? दूसरी ओर विपक्ष में रो तू मैं तू मैं चल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया के चाचा जी ने आज कह दिया कि हमें आजाद न करिए, हमको मुक्ति दे दीजिए। किससे? विधानमंडल दल से। उनकी चाहत है। अभी 2 दिन पहले अखिलेश की ओर से एक पत्र जारी किया गया राजभर के लिए और चाचा शिवपाल के लिए कि भाई अगर आपको कहीं सम्मान मिल रहा है तो आप स्वतंत्र हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर क्या हो रहा है? वहीं दूसरी ओर चाचा ने कहा कि अरे आजाद तो हम ही हैं, हमको मुक्ति दीजिए। मुक्ति माने विधानमंडल दल से बाहर कर दीजिए, बाहर का रास्ता दीजिए। हालांकि गठबंधन को लेकर के भी चल रहा, वो राजभर मझधार में फंस गए। राजभर ने मायावती का गुणगान किया, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला। बल्कि 2 दिन पहले मायावती ने कहा ये सब ठीक नहीं है, जो मिशनरीज के लोग हैं उन पर भरोसा करिए। और उनके जो कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा है कुछ स्वार्थी लोग फिर प्रवेश करना चाहते हैं। एक तरीके से अब राजभर के लिए समस्या खड़ी हो गई। मायावती ने दरवाजा नहीं खोला, खिड़की तक से नहीं झांका कि राजभर क्या कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब उनके सामने जो एक रास्ता बचा है वो रास्ता सिर्फ बचा है बीजेपी का। अब वहां क्या समस्या है? राजभर के साथ में मुख्तार अंसारी के बेटे भी हैं, अब्बास अंसारी। हालांकि इस समय उनकी धरपकड़ के लिए बाकायदे छापे मारे जा रहे हैं। अब उनके विधायकों में अब्बास अंसारी भी है, राजभर के मुख्तार अंसारी से अच्छे संबंध भी हैं, वो जेल में मिलने भी गए थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी में जब राजभर की बात चलेगी तो अब्बास अंसारी कहाँ जाएंगे? ये एक बड़ा ही पेच फंस गया है।
और ये पेच कैसे निकलेगा, ये देखने की बात है। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज फिर ईडी ने पूछताछ की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 36 सवालों के जवाब ईडी को लेने हैं। ये भी खबर है कि सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए दवा, डॉक्टर, सबकी बड़ी व्यवस्था की गई है। सोनिया गांधी जब ईडी मुख्यालय पहुंची तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी थे वहां पे। खैर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी लगता है कांग्रेस के सबसे बड़े मुद्दे हो गए हैं। अब उनसे ईडी पूछे, सीबीआई पूछे, कुछ भी पूछे, तो ये जो कांग्रेसी हैं बड़े बिफर जाते हैं और बड़े गुस्से में आ जाते हैं, सत्याग्रह करने लगते हैं, हंगामा करने लगते हैं। आज फिर वही हुआ। ऐसे 21 तारीख को जब सोनिया को हुआ तब ये हुआ। इसके पहले 4-5 दिन जो है राहुल गांधी से पूछताछ हुई, तब भी कांग्रेसियों ने यही किया। आज फिर किया, और आज तो इस हद तक हुआ कि राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया और ये लोग कांग्रेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो संसद से राष्ट्रपति भवन की ओर चलने लगे। प्रदर्शन करते हुए पुलिस ने कई जगह रोका, 144 धारा को लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, प्रदर्शन पर रोक थी, नहीं माने, चल दिए और चलते चलते वहां विजय चौक पर जाकर के धरने पर बैठ गए। पुलिस ने रोका, नहीं माने, तो इस पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उनके सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी को एक अलग बस में बैठा करके ले जाया गया। अब सवाल यहां ये उठ रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई आरोप है, मुकदमा है, तो क्या पूछताछ न की जाए? हालांकि ये बयान बीजेपी का भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कोई ऐसी बात आएगी तो फिर आप बवंडर कर देंगे, आप प्रदर्शन करेंगे। क्यों, आखिर क्यों ऐसा करते हैं आप? कारण क्या है? और कभी आप जन समस्याओं के लिए इस तरीके का प्रदर्शन नहीं करते, महंगाई के लिए नहीं करते, बेरोजगारी के लिए नहीं करते, और किसी भी जन मुद्दे पर नहीं करते। अरे इतना ही नहीं होता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर कुछ हो जाए, प्रियंका पर हो जाए तो सड़क पर उतर आएंगे। लेकिन जो कांग्रेस के अन्य नेता उनके खिलाफ होगा तब क्या होगा? चिदंबरम जैसे व्यक्ति को जेल में जाना पड़ा, एक भी कांग्रेसी नहीं निकला और उसने नहीं कहा कि अरे ये अन्याय हो रहा है। चिदंबरम जेल में चले गए, क्योंकि वो एक अच्छे अधिवक्ता भी हैं, तो वो जेल से बाहर भी आ गए। लेकिन कांग्रेसियों ने नहीं किया। बस कांग्रेसियों के लगता यही है कि जो कुछ है कांग्रेस की पर्याय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और कुछ है ही नहीं। और यही कारण है कि सोनिया और राहुल के प्रति अति निष्ठा ही कांग्रेस को जमीनी हकीकत से दूर कर रही है। जहां एक और बीजेपी नए नए वोटरों की तलाश कर रही है, नए नए वर्ग में जा रही है, नए नए विचारों को लेकर के आ रही है, आदिवासी क्षेत्र में जा रही है, पिछड़े क्षेत्र में जा रही है, विभिन्न जातियों में जा रही है, उपजातियों में जा रही है। लेकिन कांग्रेस के लोगों के पास केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी, कुछ है ही नहीं। इसीलिए सारी विषम परिस्थितियां हैं। खैर, देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।